नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन CGPSC में। दोस्तों, हम CGPSC मेंस के पेपर 7 का भाग 1 पढ़ रहे हैं और इसके तहत आज हम जानेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में जानेंगे। यह अधिनियम क्या है? ठीक है। यह अधिनियम ना सिर्फ पेपर 7 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि पेपर 2 में अर्थात निबंध में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। स्पेशल कोविड-19 के समय सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं निबंध में। ओके। और यह जो अधिनियम है इसका दैनिक जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी जो है आज सूचना प्रौद्योगिकी से घिरे हुए हैं। अतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कानून हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अधिनियम को कि इस अधिनियम में कौन कौन से मुख्य प्रावधान हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो चलिए इतिहास में थोड़ा, तो जो 1970-80 का दशक है उसमें क्या था कि जो कंप्यूटर क्रांति है पूरे विश्व में फैल चुका है। अतः कंप्यूटर क्रांति चूंकि पूरे विश्व में फैल चुका है और इंटरनेट भी अब स्टार्ट हो चुके हैं, अतः जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना को मान्यता मिलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सूचना है उसको मान्यता दिया जाए। उसके लिए 30 जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ द्वारा एक अनुमोदन पारित किया गया। अनुमोदन में मान्यता थी मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर। इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आदान प्रदान और उसके संग्रहण के लिए कागज आधारित माध्यमों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करना है। ठीक है। यानी जो कागज आधारित जो माध्यम हैं सूचना के आदान प्रदान के लिए पहले कागज का इस्तेमाल किया जाता था, उसके स्थान पर हमें अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना है। इसके लिए क्या है, एक कानून बनाया जाए। ओके। तो भारत ने भी इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था और इसी के आधार पर भारत ने 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू कर दिया। संसद में कानून बनाए और कानून बनाने के बाद 17 अक्टूबर 2000 को, यह डेट याद रखिए, 30 शब्द में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कब लागू हुआ, तो 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ पूरे देश में। इस जो अधिनियम है उसमें जो मूल एक्ट है उसमें 13 अध्याय, 94 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। क्लियर है? तो ये है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अब चलिए जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हम सूचना प्रौद्योगिकी कहेंगे किसको। तो देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी 2 शब्द से मिलकर बना है, अर्थात आंकड़ों की प्राप्ति, जो भी डाटा है उसकी प्राप्ति, सूचना का संग्रहण, उसकी सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित प्रौद्योगिकी को हम सूचना प्रौद्योगिकी कहेंगे। अर्थात जो भी इंफॉर्मेशन है, यदि उस इंफॉर्मेशन को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदान प्रदान कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी कहेंगे। इसी को हम आईसीटी भी बोल देते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। क्लियर है? इसका अनुप्रयोग विविध क्षेत्रों में है, जैसे ई कॉमर्स, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई परीक्षा, जैसे वर्तमान अभी हो रहा है कोविड-19 के समय, ई एजुकेशन। ठीक है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित
क्षेत्र हैं उसमें यह अधिनियम लागू होगा। ठीक, चलिए देखते हैं इस अधिनियम के कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक, तो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना। क्लियर है? पहले कागज के द्वारा कामकाज होता था, अब किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना के द्वारा कामकाज हो रहा है। तो यह उद्देश्य है इसका कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना, जो साइबर अपराध हैं, कंप्यूटर से संबंधित या जो साइबर अपराध हैं और उनका जो उल्लंघन होता है उससे संबंधित जो है इसमें प्रावधान किया गया है। साइबर अपराधों के लिए न्याय की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को विनियमित करना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्थानांतरण को कानूनी मान्यता देना, बैंक और वित्तीय संस्थाओं के बीच धन के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, ई शासन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को बढ़ावा देना। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। क्लियर है? अब चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस अधिनियम के जो मूल कानून है उसमें कुल 13 अध्याय हैं, 94 धारा है और 4 अनुसूची हैं। तो हम 94 के 94 जो धारा है उसको नहीं पढ़ेंगे, हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्य मुख्य हैं, ठीक है, उसी को हम पढ़ेंगे। ओके, जो एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि अध्याय 1 क्या कहता है। अध्याय 1 जैसा कि आपको पता ही रहता है, किसी भी अधिनियम का अध्याय 1 उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रहता है और उसको लागू कब किया गया है और उसका विस्तार कहाँ तक है इसी के बारे में रहता है। ठीक है, तो अध्याय 1 है प्रारंभिक। इसमें इस अधिनियम का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक, अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 और 9 यहाँ तक है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उससे रिलेटेड है। जैसे अध्याय 2 जो है अंकित चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में बताता है कि अध्याय 2 कहता है, सॉरी, ओके, अध्याय 2 अंकित चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में बताता है। वहीं अध्याय 3 इलेक्ट्रॉनिक नियमन, जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना है उसका नियमन कैसे हो उसके बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण के बारे में अध्याय 4 में है। अध्याय 5 जो है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में प्रावधान करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक है उस इलेक्ट्रॉनिक जो चिन्ह रहेंगे उसके प्रमाणकर्ता, प्राधिकारी, उसके विनियमन के बारे में अध्याय 6 में बताया है। अध्याय 7 जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र के बारे में प्रावधान किया गया है और अध्याय 8 उपयोगकर्ता के कर्तव्यों के बारे में बताया है। ठीक, तो यहाँ तक जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है यहाँ अध्याय 10। अध्याय 10 है साइबर अपील अधिकरण। ठीक है, साइबर अपील अधिकरण एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह क्या है। तो साइबर अपील अधिकरण जो है इसका प्रावधान अधिनियम के धारा 48 से 64 तक है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अध्याय 11 जो है यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो साइबर अपराध है वह कौन कौन से अपराध को हम साइबर अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध मानेंगे और उसके लिए क्या दंड दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्याय 10 और 11। अध्याय 12 कतिपय मामलों में मध्यवर्ती का दायित्व ना होना। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल अध्याय 10 और अध्याय 11 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हो कि इस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक जो चिन्ह है, डिजिटल चिन्ह है, डिजिटल हस्ताक्षर है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं।
अध्याय 10 आपको बताया साइबर अपील अधिकरण का प्रावधान करता है कि यदि कोई भी साइबर अपराध हुआ है, उस साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर अपील अधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना केंद्र सरकार करेगी, ठीक, अधिसूचना के माध्यम से। इसका संरचना क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, अध्यक्ष होंगे और उतने सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार निर्धारित करे, और इन अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केंद्र सरकार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करेंगे, ठीक। अब इन सदस्यों की अहर्ताएं क्या होंगी? तो ये जो सदस्य हैं इसमें अध्यक्ष होगा, आपको बताया। अध्यक्ष की अहर्ता क्या होगी? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो या होने की योग्यता रखता हो, वह अध्यक्ष होने के लिए अहरित होगा। वहीं यदि सदस्यों की बात किया जाए तो सदस्य में दो प्रकार के सदस्य होंगे। एक न्यायिक क्षेत्र के सदस्य होंगे और दूसरा होगा जो गैर न्यायिक क्षेत्र का हो, ठीक। जो न्यायिक क्षेत्र के सदस्य हैं उनके लिए क्या है, भारतीय विधिक सेवा के सदस्य हैं या रहे हैं, या और 1 वर्ष से अधिक सचिव पद धारण किए हैं, या 5 वर्ष से अधिक ग्रेड 1 पद को धारण किए हैं, वह जो है इसके सदस्य के लिए योग्य होंगे। वहीं यदि न्यायिक सदस्य के अलावा अन्य सदस्य है, उनकी योग्यता क्या होगी? तो वे जो हैं केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उद्योग प्रबंध या उपभोक्ता मामले का विशेष ज्ञान होना चाहिए, और ऐसे सदस्य जो है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 1 वर्ष या अतिरिक्त सचिव के रूप में या 7 वर्ष तक संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किए हों, वह जो है सदस्य होने के लिए योग्यता रखेंगे। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया कि एक अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार निर्धारित करेंगे। 2 प्रकार के सदस्य होंगे, एक न्यायिक क्षेत्र से होंगे, दूसरा गैर न्यायिक क्षेत्र से भी हो सकते हैं। इनकी पदावधि क्या होगी? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वही इनकी क्या होगी, पदावधि होंगी। क्लियर है? अब देखिए पदत्याग, ये जो है केंद्र सरकार को संबोधन द्वारा पदत्याग कर सकते हैं या सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच द्वारा केंद्र सरकार के आदेश से इन्हें हटाया भी जा सकता है। क्लियर है? वहीं धारा 58 में साइबर अपील अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इनकी शक्तियां क्या होंगी? तो देखिए इनकी शक्तियां वही होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय जैसे है। सिविल न्यायालय जैसे कि किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा लेना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, ठीक, अपने दिए गए हुए निर्णय का पुनर्विलोकन करना, या जो अन्य विषय जो विहित किए जाएं, ये इनकी क्या होंगी, शक्तियां होंगी, ठीक। अब अपील, ये जो अधिकरण है इनके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील किया जा सकता है 60 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को। क्लियर है? तो ये है आपका साइबर अपील अधिकरण। ये जो साइबर अपील अधिकरण है अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? तो साइबर अपील अधिकरण जो है अपनी अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग जो है न्यायाधिकरणों द्वारा करते हैं। साइबर अपील अधिकरण जो है अपने सदस्य में से ही किसी मामले के लिए न्यायाधिकरण या न्यायपीठ का गठन करते हैं, ठीक। 1 या 2 सदस्यों को मिलाकर जो है न्यायपीठ का गठन करते हैं और उसी न्यायपीठ के द्वारा जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये अध्यक्ष जो है इन न्यायपीठों का सिलेक्शन करती है, ठीक है। तो ये हो गया साइबर अपील अधिकरण के बारे में। अब चलिए हम जानेंगे अध्याय 11, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक का। अध्याय 11 यहीं से क्वेश्चन आने का चांस है। अध्याय 11 अपराध के बारे में वर्णन करता है, साइबर अपराध के बारे में। धारा 65 से धारा 78 तक साइबर अपराध के बारे में वर्णन है। साइबर अपराध किसको कहा जा सकता है? तो ऐसे गैर कानूनी कार्य जिसमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग करके यह दोनों रूप में जो है किया जाता है और जो गैर कानूनी है, ठीक है।
क्लियर है। यानी ऐसे गैर कानूनी कार्य जिसमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है, जैसे हैकिंग करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड में जो फ्रॉड होता है आपके साथ, फिशिंग करना, किसी की आईडी चोरी करके कोई कार्य करना, किसी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करना, ये सब साइबर अपराध हैं। तो इस प्रकार के अपराध के लिए कौन कौन से दंड हैं उसको देखिए। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 65, धारा 65 कहता है कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़। यदि कंप्यूटर या कंप्यूटर कार्यक्रम या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग में किए जाने वाले किसी कंप्यूटर साधन कोड को, ठीक है, से छेड़छाड़ किया जाता है तो 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो धारा 65 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 66 है कंप्यूटर से संबंधित अपराध। अब कंप्यूटर से संबंधित क्या अपराध हैं, तो धारा 43 में दिया है कंप्यूटर से संबंधित अपराध। कंप्यूटर से संबंधित अपराध जैसे यदि कोई कंप्यूटर किसी व्यक्ति की निगरानी में है, किसी व्यक्ति कोई मालिक है और उस कंप्यूटर के मालिक के बिना उस कंप्यूटर से आप छेड़छाड़ करते हो, उस कंप्यूटर से कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते हो, प्रतिलिपि बना लेते हो, वायरस भेज देते हो उसके कंप्यूटर में, क्षति पहुंचाते हो, डाटा चुरा लेते हो, उसके कोड को चुरा लेते हो, इस प्रकार से कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आप अपराध करोगे धारा 66 के अंतर्गत आएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। क्लियर है। तो धारा 66 वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 66 का देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों है उसको बताता हूँ कि आक्रामक संदेश भेजने पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह जो अधिनियम में 2008 में संशोधन करके जोड़ा गया था और वर्तमान में यह अधिनियम निरस्त हो चुका है। क्यों निरस्त हुआ, देखिए आक्रामक संदेश भेजने पर कि यदि फेसबुक में या सोशल मीडिया में कोई भी जो है किसी भी के प्रति आक्रामक संदेश भेज देता है कि जिससे किसी की भावनाएं आहत पहुंचती है, सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पीआईएल जो है हाई कोर्ट में या कोर्ट में गए कि यह जो है निजता के जो अधिकार है या फिर सॉरी जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की अभिव्यक्ति, उसका उल्लंघन करता है। जैसे एक मामला हुआ था 2012 में, किसी लीडर के खिलाफ किसी ने फेसबुक में डाल दिया था, ठीक है, और उस पोस्ट के जो पोस्ट शेयर किए थे उस पर उसके हिसाब से उस पर जो है केस हुआ था, तो उसने पीआईएल डाला हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे पीआईएल डाले हुए थे कि किसी नेता के ऊपर कमेंट कर दे रहे हैं आक्रामक कमेंट, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो पीआईएल डाला गया कि यह हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के तहत उसका उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट ने यह माना कि वाकई में 66A जो है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है 19 आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने जो दिए हैं उसका उल्लंघन करता है, अतः 66 का को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो आप इसको जानिए कि 66 का अभी वर्तमान में निरस्त हो गया है, ठीक है। 66 का देखिए कंप्यूटर संसाधन व संचार युक्ति से चोरी। यदि आपको पता है कि कोई कंप्यूटर संसाधन या संचार चोरी किया हुआ है और यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो यह भी एक अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष की सज़ा 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। 66 ग देखिए 66 ग है किसी की इलेक्ट्रॉनिक पहचान चोरी करना, ठीक है, यानी पहचान चोरी के लिए दंड है कि जो कपटपूर्व या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या पासवर्ड या कोई पहचान चिन्ह का प्रयोग करेगा तो उसको जो है 3 वर्ष तक की सजा 1 लाख रुपए जुर्माना और दोनों हो सकता है। 66 घ देखिए कंप्यूटर द्वारा अवैध तरीके से प्रतिरूपण, ठीक, अवैध तरीके से प्रतिरूपण मतलब कोई चीज़ आप देखोगे फेसबुक या कहीं पर आता है ईमेल में, उसको ओपन करोगे तो आपके डाटा आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो जा रहा है।
तो इस प्रकार का यदि कोई घटना होता है तो 3 वर्ष तक की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। 66 अंगा देखिए, संचार साधन के माध्यम से निजता का अतिक्रमण करने पर, ओके, निजता या एकांतता के अतिक्रमण करने के लिए इसमें 3 वर्ष तक की सजा, 2 लाख रुपया या दोनों हो सकता है। अर्थात कि जो कोई इस आशय से या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का अतिक्रमण करने वाली परिस्थिति में खींचता है और उसे पब्लिश कर देता है, शेयर कर देता है, तो 3 वर्ष तक की सजा, 2 लाख रुपए या दोनों हो सकता है। तो 66 अंगा है ये, ठीक है। 66 च देखिए, साइबर आतंकवाद। साइबर आतंकवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, साइबर आतंकवाद क्या है। तो 66F में या 66 च में इसके लिए दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास। साइबर आतंकवाद किसे कहेंगे, तो जो कोई भी कंप्यूटर साधन के द्वारा या कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालता है या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाता है और इस कार्य ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती हो या संपत्ति को ना नष्ट हो सकता हो या विनाश हो सकता हो या विनाश होने की संभावना हो, तो इस प्रकार के कृत्य को जो है इसमें शामिल किया गया है साइबर आतंकवाद में। क्लियर है। अर्थात साइबर के द्वारा किया गया आतंकवादी प्रवृत्ति का कोई भी कार्य जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या विदेशिक संबंध या न्यायालय की अवमानना होता हो, उसको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है और इसके लिए आजीवन कारावास का दंड है। 67 देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन। ओके, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री को पब्लिश करता है, शेयर करता है, ठीक है, प्रकाशित करता है, जो कामोत्तेजक हो, जो कामुकता उत्पन्न करता हो, चाहे वह वीडियो हो, चाहे फोटोग्राफी हो या किसी भी रूप में हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित करता है, तो 3 वर्ष तक की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ठीक है। और यदि पुनः वह उस प्रकार का कृत्य करता है तो वह जो जुर्म है उसके लिए 5 वर्ष तक की कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। तो 67 को याद रखिए। 67 के बाद 67 का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 67 का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कामुकता का प्रकाशन, ठीक। 67 ख देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बालकों के कामुकता चित्र का पारित करना। यहाँ बालकों मतलब क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका यदि आप करते हो अश्लील अश्लील भरे फोटो या जो भी ब्लॉग्स है या वीडियो है, तो 5 वर्ष तक की सज़ा, 10 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान होगा। अर्थात 18 ईयर से कम उम्र के बच्चों का किसी भी प्रकार का वीडियो आप अपने मोबाइल में भी नहीं रख सकते, नहीं रखना है, ठीक है, न शेयर करना है, न रखना है, न देखना है, ठीक। ये बहुत ही बड़ा दंड है, इसके लिए आपको 5 वर्ष तक की सज़ा और 10 लाख तक की जुर्माना हो सकता है। और यदि पुनः इस प्रकार की यदि आप कोई भी अपराध करते हैं तो 7 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें देना होगा। क्लियर है। 68 देखिए, नियंत्रक की निर्देश की शक्ति, आदेश के पालन जानबूझकर ना करना। यदि कोई नियंत्रक है, उसने कंप्यूटर से संबंधित कोई निर्देश दिया है आपको और उसके आदेश का पालन आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, तो 2 वर्ष तक की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना है। 69 देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोवर्सी में भी रहता है, ठीक है। 66 का जो कि कैंसल हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट था। 69 भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइट रहता है, कैसे है बताऊंगा अभी। किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अंतर्रोधन या मॉनिटरिंग या विगूढ़न के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। क्लियर है, समझ में आया। अर्थात एक राष्ट्र की एकता, प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सरकार जो है किसी भी चीज़ पर नियंत्रण लगा सकती है, अवरोध कर सकती है, ठीक है, मॉनिटरिंग कर सकती है।
और यदि कोई नहीं करता है तो उसके लिए 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है, यदि इनके जो बातों को नहीं मानते हैं कोई अधिकारी उनके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपका 69 का जिसके द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 59 चाइनीज़ ऐप को प्रतिबंध लगाया था, ये इसी एक्ट का उपयोग करके 69 का उपयोग करके कि किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है। क्लियर है। और इसी शक्ति का उपयोग करके केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को प्रतिबंध लगाया था कि केंद्र सरकार के पास यह पावर है कि वह ऐसे कोई प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध लगा सकता है जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या न्यायालय की अवमानना या जो देश के नागरिक है उसके हित में ना हो, ऐसी सूचना का प्रसारण यदि कोई कर रहा है सोशल मीडिया या कोई तकनीकी, तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है केंद्र सरकार। यह केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है 69 का, ठीक है। हाल ही में यह बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है और बहुत सारे PIL इसके ऊपर लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है कि यह जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन करता है, ठीक है, कि ओके, निजता का जो अधिकार है उसका यह जो है वायलेशन करता है। तो इस प्रकार का है, यदि निर्देश का पालन करने में कोई असफल रहता है तो 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने का दंड होगा। यदि जानबूझकर उल्लंघन करता है इस कानून का तो 3 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। अब देखिए धारा 70 क्या कहता है। धारा 70 जो है संरक्षित प्रणाली के बारे में प्रावधान करता है। संरक्षित प्रणाली क्या है कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे कंप्यूटर संसाधन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नाजुक सूचना या अवसंरचना की सुविधा से प्रभावित है उसको संरक्षित प्रणाली घोषित कर सकेगी। अर्थात यदि कोई कंप्यूटर है या कोई जहाँ नाजुक सूचना रखा गया है उसको संरक्षित करना है तो संरक्षित प्रणाली घोषित कर सकती है धारा 70 के तहत। धारा 70 का क्या है कि राष्ट्रीय नोडल अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है इसमें कि केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से जो नाजुक सूचना है उसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नोडल अभिकरण की गठन किया जा सकता है। 70 ख क्या कहता है। 70 ख देखिए कि दुर्घटना मोचन के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना। यानी सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी अभिकरण को भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल के रूप में गठन कर सकती है। इसमें अध्यक्ष होगा, सदस्य होंगे, कर्मचारी होंगे और इनका कार्य क्या होगा। इनका कार्य होगा साइबर घटना संबंधी सूचना का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, उसका प्रसार करना, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना और चेतावनी देना, साइबर सुरक्षा घटनाओं के निपटारे के लिए आपात लगाना, साइबर घटना मोचन क्रियाकलापों का समन्वय करना, साइबर घटनाओं की सूचना, सुरक्षा पद्धति, प्रक्रिया, निवारण, रिपोर्ट, इन सब के बारे में मार्गदर्शन देना, सिद्धांत बनाना, सलाह देना, ठीक है, ये सब कार्य इनका रहेगा। साइबर सुरक्षा से संबंधित जो अन्य कृत्य हैं वह भी यह करेंगे। कौन करेंगे? भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल के क्या कार्य हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। चलिए और देखते हैं और क्या प्रावधान है इसमें। तो और कुछ कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। यहाँ पर आता है आपका कि हाँ, अपराधों का जो अन्वेषण है वो कौन करेगा, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो निरीक्षक के पंक्ति का नीचे का ना हो, अर्थात निरीक्षक पंक्ति के ऊपर के जो अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के अपराधों का अन्वेषण किया जाएगा। तो ये है हमारे IT एक्ट के प्रमुख प्रावधान, इसके बारे में आपको जानना है। आपको जो 3 अध्याय बताया है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका साइबर अपील अधिकरण, अध्याय 10 और अध्याय 11 है आपका अपराध। ये 2 चीज़ को जानिए। अब देखिए इस जो अधिनियम है उसमें प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है कि यह अधिनियम जो है साइबर अपराध पे कुछ हद तक लगाम लगाई है, सोशल मीडिया में भी कुछ हद तक लगाम लगाई है। इसके बावजूद इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो डाटा सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह देखा गया है कि जितने भी डाटा हैं वह जो है अन्य देश में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है 21वीं सदी का जो ऑयल है वह डाटा ही होने वाला है, तो इसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है साइबर अपराध पर नियंत्रण। एसोचैम रिपोर्ट की माने तो 2011 से 14 के मध्य साइबर अपराध में 350% की वृद्धि हुई है। अतः साइबर अपराध को रोकना यह भी एक मुख्य चुनौती है, क्योंकि यह जो अधिनियम है यह अधिनियम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है साइबर अपराध को नियंत्रित करने में। निजता का अधिकार को बनाए रखना यह भी एक ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं वह उसमें जो है हमारे निजी डाटा मांगे जाते हैं। अतः उस निजी डाटा का सुरक्षा या निजता का अधिकार इसको बनाए रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान इस अधिनियम में नहीं किया गया है, जबकि महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर या सोशल प्लेटफॉर्म पर या फिर आईटी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अतः उनके लिए अलग से इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया, आपको पता ही होगा सोशल मीडिया के द्वारा आज एक पोस्ट पर जो है क्या हिंसा हो जा रहा है कहीं पर। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कांड हैं उसको रोकने के लिए जो है यह अधिनियम पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है और एक मुख्य चुनौती है। ये 2019 की रिपोर्ट की माने तो भारतीय औसतन 2.5 घंटा एक दिन में सोशल मीडिया में गुजारते हैं। वहीं जापान की बात करें तो जापान में प्रति व्यक्ति 45 मिनट, एक दिन में 45 मिनट बस उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, वे अपना काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ टाइम है इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा चुनौती है हमारे आईटी एक्ट के जो अधिनियम है उसमें। आईटी एक्ट का प्रचार प्रसार, बहुत ही ज़्यादा लोगों को डिजिटल साक्षरता के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो उनको प्रचार प्रसार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है भारत में। हम एक तरफ तो डिजिटल भारत की कल्पना करते हैं, तो दूसरी तरफ जो डिजिटल सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, वह उतना पुख्ता इंतजाम नहीं है। आप जान रहे हैं किसी भी के अकाउंट से आज हैक कर लिया जा रहा है पैसा जो है। ठीक है, या डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, लोग फ़ोन करके कोड देते हैं, किसी को अपना पासवर्ड दे देते हैं और उस बेस पर जो है पैसा की चोरी हो जा रहा है। ठीक है, अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं किसी की। ठीक है, तो ये सब चुनौतियाँ इसमें हैं और भी आप बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे की राह क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो पॉइंट आपकी चुनौती में है उसी को आप सॉल्यूशन कर दीजिए तो आगे की राह बन जाएगी। जैसे डाटा सिक्योरिटी भारत में ही होना चाहिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, बल देना चाहिए। हम सोशल मीडिया में जाते तो हैं, लेकिन उसके जो प्लस और निगेटिव है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तीसरा कि आईटी एक्ट के प्रावधान हैं जो जो उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि हम जो पोस्ट शेयर कर रहे हैं उसको सोच समझ कर करें, उससे किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंचे। महिलाएं हैं तो विशेष प्रावधान होना चाहिए अधिनियम में। निजता का ख्याल रखना चाहिए, कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे जो पुलिस व्यवस्था है चाहे कर्मचारी हैं उस हिसाब से अपडेट नहीं है कि वो साइबर अपराध को जो है अच्छे से हैंडल कर सके, क्योंकि प्रशिक्षण की कमी है। आप और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यह है पूरा अधिनियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो एमपीपीएससी में आए हुए हैं। जैसे 30 शब्द में आया है, साइबर सुरक्षा क्या है और यह क्यों आवश्यक है। दूसरा, सूचना क्या है, यह भी 30 शब्द में आया है। वहीं यदि बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को संक्षिप्त में समझाइए। चौथा है कि आईटी एक्ट से आप क्या समझते हो, आईटी एक्ट 2000 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, यह भी एक बड़े क्वेश्चन में आने की संभावना है। वही यदि अन्य क्वेश्चन की बात करूं तो साइबर अपराध क्या है, आईटी एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है साइबर अपराध के लिए। साइबर आतंकवाद क्या है, इस एक्ट में साइबर आतंकवाद के लिए कौन से दंड का प्रावधान है। साइबर अपील अधिकरण के बारे में लिखिए। आईटी एक्ट 2000 के प्रमुख प्रावधान को लिखिए। तो मैं आशा करता हूँ आप इन सारे क्वेश्चन को लिख पा रहे होंगे। दोस्तों,
यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।